सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 का विज्ञान का पहला पाठ फसल एवं जो फसल उत्पादन होता है और फसल का प्रबंध होता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में देखो, हमने कक्षा 6 में कक्षा 7 में फसल पहले तो हमने पढ़ा था कि फसल हमारे लिए क्यों आवश्यक होती हैं, क्यों भोजन बनाने के लिए, और भोजन कहाँ से प्राप्त होता है उनके बारे में चर्चा की थी। उनके बाद में फसल किस किस परिस्थिति में किस प्रकार बोई जाती हैं उनके बारे में, अब फसल उत्पादन कैसे किया जाता है, उनके बाद में उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, उगाने से लेके जब बुआई से लेके निराई गुड़ाई से लेके और जब बीज का एक भंडारण तक जो कि प्रक्रिया है उनका प्रबंध किसान किस प्रकार करता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि यदि उनका अच्छी प्रकार से प्रबंध नहीं होता है तो फसल का अच्छी किस्म प्राप्त करना मुश्किल होता है। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसमें देखो एक थोड़ी सी चर्चा दी हुई है कि ग्रीष्मकालीन का अवकाश था। पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए थे तो वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार के औजार देखे थे। औजार जैसे कि हमारे घर पे होता है कि एक खुरपी देखी थी, जो दांत्री होती है वो देखा था, बेलचा देखा था, हल देखा था। तो ये क्या था कि ये कृषि औजार थे। तो उन्होंने औजार देख के आश्चर्य हुआ कि ये औजार कहाँ उपयोग करते हैं, किस प्रकार उपयोग करते हैं और क्यों उपयोग करते हैं। उनके मन में ये सवाल आता है और इनका उपयोग कैसे करते हैं। तो उन्होंने अपने चाचा की सहायता से सीखा कि ये भाई इस प्रकार करते हैं। जब हमारे मन में सवाल उठता है तो हम उनके बारे में पूछना चाहिए, और उन्होंने अपने चाचा को पूछा। अब देखो, पिछले अध्यायों में हमने पढ़ लिया है कि हमें जो सजीव होता है उनके भोजन की आवश्यकता रहती है, क्योंकि सजीव होता है तो वो भोजन ऊर्जा के लिए करता है। क्योंकि यदि सजीव को ऊर्जा नहीं मिल पाती है तो वो अपना शरीर का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, उठना, बैठना, अनेक प्रकार की जैविक क्रिया जैसे कि पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन, वह भी ऊर्जा के द्वारा यदि नहीं है तो वो नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता ऊर्जा के लिए होती है। और पौधे की बात करें तो वो भी अपने शरीर को भोजन लेता है। वो देखो जड़ों के द्वारा अपना भोजन लेता है, जड़ों के द्वारा, और प्रकाश संश्लेषण की उनकी क्रिया होती है पौधे की पत्ती में, तो वो अपना भोजन बना लेता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। आपको कभी पूछा जाए कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं तो आप बताओगे कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाएंगे। और मनुष्य और जंतु इस प्रकार की क्रिया द्वारा बनाने में असमर्थ हैं, और वो या तो जीवों पे निर्भर रहते हैं एक दूसरे, और या पौधों पे निर्भर रहते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। इसलिए हम ऊर्जा के लिए या तो सजीव जो जीव जंतु है उस पे निर्भर हैं, या जो हमारे पेड़ पौधे हैं या फसल है उस पे निर्भर है। तो हम दो ही क्रिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। एक तो मान लो कि पेड़ पौधों व जंतुओं दोनों के द्वारा, या तो पेड़ पौधों से करेंगे या जंतु के द्वारा। देखो, आप खाने वाली चीज़ों की एक सूची बनाइए और घर में देखिए कि हम जैसे दाल खाते हैं तो वो कहाँ से प्राप्त होती है, दूध पीते हैं तो वो कहाँ से प्राप्त होता है, फल खाते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है, घी खाते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है। इस प्रकार आप अपने घर पे सूची बना के देख लीजिए कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो कहाँ कहाँ से आता है। और देखो, हम भोजन की आवश्यकता होती हैं। देखो, आप देखो कि हमारे देश में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं तो अपना भोजन वो अलग अलग करते हैं। और इस प्रकार के देश में यदि हम बात करें कि यदि भोजन का उत्पादन किसान यदि नहीं करता है तो
देश में देखो शहरी जनसंख्या है, वो तो वहाँ कोई भोजन उगा नहीं सकती, पौधे उगा नहीं सकते, फसल उगा नहीं सकती। तो हमें इतने विशाल जनसंख्या वाले देश को भोजन प्रदान करने के लिए उचित प्रबंध और नियमित उत्पादन करना और उनका वितरण करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यदि एक देखो नियमित उत्पादन नहीं होगा, एक उचित प्रबंध नहीं होगा और उनका वितरण नहीं होगा, तो हमारे देश में भूखमरी आने की संभावना रह जाएगी। क्योंकि नियमित उत्पादन नहीं करेंगे, एक साल किसान करके छोड़ दिया, अगले साल नहीं किया, तो भाई खाने वाले तो खाएंगे पर वो भोजन नहीं मिलेगा उनको। इसलिए आवश्यक है कि समय समय अनुसार उनको उचित उत्पादन होना चाहिए, नियमित उत्पादन होना चाहिए, उचित प्रबंध के साथ में अच्छी किस्म के पौधे बोने चाहिए और उनके बाद में उनका आगे वितरण भी करना चाहिए। अब देखो, पहले पुराने समय में माने कि कृषि पद्धति की बात करें, आगे है टॉपिक है कृषि पद्धति। कौन कौन सी कृषि पद्धतियाँ चल रही हैं, पुराने समय में क्या चल रहा था। तो हम पुराने समय में माने तो 10,000 ईसा पूर्वी मनुष्य बहुत ही विचरण करने वाला, जंगल में विचरण करने वाला, इतना पारिवारिक संबंध इकट्ठा नहीं रहते थे। वो अपने झुंड में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रहते थे और समय अनुसार धीरे धीरे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी तो वो अपने झुंड में रह रह के गाँव निवास करने लगे और गांव से शहर निवास करने लगे। मनुष्य, आप मानो कि पुराने गांव का इतिहास बताए तो वो आपको सीधा सीधा बोलेगा कि गांव में इकट्ठा रहने का मतलब इतना ही होता था, या तो जंगली जानवरों से डरते थे और या अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इकट्ठा हुए थे। अब उस टाइम में अपना भोजन और आवास की खोज में वो इधर उधर, इधर जंगलों से इधर चले जाते थे, इधर जंगलों से इधर चले जाते थे और वो अपना भोजन में देखो वस्त्र तो उस टाइम के होते नहीं थे, वो अपने शरीर पे वो जो पत्तों थे उनसे ढकते थे और सब्जियां खाते थे, कच्चे फल खाते थे और भोजन में जंतुओं का शिकार कर लेते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ था, कालांतर में उनको मतलब फसल, जो खेती के में जो फसल होते हैं अन्न खाद्यान्न, उनकी वो हो गई थी। तो उन्होंने देखा कि हाँ, क्यों ना हम गेहूँ चावल और ऐसे फसलों का उत्पादित कर सके और आने वाले समय में धीरे धीरे ये कृषि प्रारंभ होगी। आपको पूछा जाए कि फसल किसे कहते हैं, तो आप सीधा सा उत्तर बता दोगे, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। यानी जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। तो हमारे क्षेत्र में क्या देखा आपने, बाजरा देखा होगा, गेहूँ भी देखा होगा, ग्वार भी देखा होगा, ये हमारे क्या है, फसल है। अब उनके बाद में हम देखें कि फसल किस किस मौसम में किस किस प्रकार की हमारे क्षेत्रीय फसल होती है। तो उस प्रकार से हम फसलों को देखो सामान्य तौर पे हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। तो पहले है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल। अब देखो खरीफ और रबी की फसल के बीच में थोड़ा समय बचता है तो उसमें हम जायद की फसल भी उगाते हैं। तो उसमें हमारा ककड़ी होता है, जैसे कि हमारे जो तरबूज है, खरबूज है, ये अभी ये मौसम चल रहा है तो वो जैसे चने की वगैरह की, गेहूं की फसल कट जाने के बाद में ये चीज़ें जो जायज़ की फसलें हैं वो देते हैं। तो अब देखो जैसे कि मौसम के अनुसार उगाए जाते हैं, फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। देखो हमारा भारत है बहुत ही विशाल देश है, भारत बहुत ही विशाल देश है। तो भारत बहुत ही विशाल देश है तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ लगभग जो कर्क रेखा है, हमारे राजस्थान की बात करें तो कर्क रेखा है और कर्क रेखा से ऊपर माने तो उष्ण कटिबंधीय यह क्षेत्र आता है जिसे उपोष्ण या उष्ण शीतोष्ण भी कहा जाता है। तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब नीचे तटीय क्षेत्र भी है, बीच में अरावली के उधर, राजस्थान के उधर माने कि अरावली के दक्षिणी भाग में, तो वहाँ थोड़ा ठंडा इलाका भी है। अब राजस्थान का आपको सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान बोले तो आप बताओगे माउंट आबू,
अब और आपको ज़्यादा बोले कि ज़्यादा वर्षा वाला ज़िला बोले तो आप एक बात बता देना कि हमारा झालावाड़। ये चीज़ तो हमारे राजस्थान जी के थोड़े पर्सन बता दिए हैं। तो हम फसलें उगाते हैं। अब हमारे जैसलमेर की बात करें तो यहाँ फसलें कौन सी होती है, या तो ज़्यादा बाजरा होता है या ग्वार होता है। और अब उधर क्षेत्र में देखें तो अलग अलग प्रकार के किस्म के अर्ध जलवायु में पाए जाने वाले पौधे भी उगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के देश में विविध प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। अब फसलें मोटे तौर पे दो भागों में बांटा जाता है। मोटे तौर पर फसलों को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। तो पहली कौन सी फसल है? हम खरीफ की फसल की बात करें, पहली फसल है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती। वर्षा ऋतु में देखो हमारे क्षेत्रों में जब वर्षा होती है, जुलाई के लगभग बाद में वर्षा होती है, जून से जुलाई तक ये सिस्टम चलता रहता है वर्षा वाला। तो उस टाइम यदि कोई पे फसल बोई जाती है तो वो खरीफ की फसल कहा जाता है। तो भारत में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि बोई जाती है। हमारे क्षेत्र की बात करें तो वो फसल है कि ग्वार बोया जाता है, मूंग बोया जाता है, मोठ बोया जाता है, और कि हम बात करते हैं बाजरा बोया जाता है। ठीक है ना। तो ये फसल हमारी खरीफ की फसल बोया जाता है, जिसका सामान्य ऋतु काल होता है जून से सितंबर तक होता है, जून से सितंबर। अब आगे बात करें कि दूसरी फसल होती है हमारी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल है वो शीत ऋतु में बोई जाती हैं। जैसे ये खरीफ की फसल, जो खरीफ की फसल कट जाती है तो बाद में रबी की फसल बोई जाती है, और रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। कौन सी ऋतु में बोई जाती है? शीत ऋतु में। अब उनके बाद में उनका कार्यकाल होता है कि अक्टूबर से लेके मार्च तक। देखो आपने चने बोते हैं हमारे खेतों में, तो हम देखते हैं कि चने किस टाइम बोते हैं कि अक्टूबर के नवंबर के पास बोते हैं, और मार्च तक लगभग उनको काट लिया जाता है। तो जैसे इसमें आगे की रबी की फसल की बात करें तो गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों है। तो ये क्या है? अलसी रबी की फसलें। अब रबी की फसलें, अब कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्मकालीन में उगाई जाती हैं। अब जायज़ की फसलें इसमें दे नहीं रखी है, पर वो मैंने बताया है कि जायज़ की फसलें खरबूजा है, तरबूजा है, ये फसलें जब रबी की फसल कट जाती है तो इनके बाद में ये फसलें उगाई जाती हैं। अब देखो ये फसलें उगाई तो जाती है, पर इनके आधार पे कृषि की फसल उगाने की कोई थोड़ी पद्धति होती है। किसान को पता होता है कि वो किस किस पद्धति के द्वारा किस प्रकार फसल बोए कि अच्छी किस्म के उत्पादन हो सके, ज़्यादा उत्पादन हो सके। इस प्रकार वो अपने फसल का कुछ पद्धति अपनाता है कि थोड़ा चक्कर पहले ज़मीन को पोला करता है, उनके बाद में थोड़ा वर्षा का इंतज़ार करता है या उनको पानी देता है। पानी देने के बाद में उसमें जो बीज बोता है, उनके बाद में वो इस प्रकार पद्धति चलती रहती, जो समय समय के अनुसार, अवधि के अनुसार करता रहता है। अपने किसान को आपने खेत में काम करते ही देखा है, अनेक प्रकार के क्रियाकलाप समय समय के अनुसार करता रहता है, सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। और इस क्रियाकलाप में कृषि कार्य, कृषि पद्धति आगे दिया गया है। कृषि पद्धति देखो हम किस प्रकार की कृषि पद्धति, पहले मिट्टी को तैयार करना, कि पहले किसान क्या करता है? मिट्टी को तैयार करता है। उनके बाद में उसमें मिट्टी तैयार करने का मतलब है कि वो किसान उसमें एक तो पलाऊ चलाता है, या उसमें वो हमारे आम भाषा में बोला जाता है कि वो तोता, हाँ वो तोता चलाता है, उनको ज़मीन को पोली कर देता है। तो उसमें वो ज़मीन माना जाता है कि जो हमारे मिट्टी के ऊपर ऊपर जो ह्यूमस की परत होती है या खाद की परत होती है वो ज़मीन के नीचे चली जाती है, जिससे हमारे आने वाले समय में वो गल के और खाद के रूप में पौधों को अच्छी मिले। उनके बाद में क्या करता है? बुआई करता है। किसान उसमें बुआई करता है अच्छी प्रकार से, कि उसमें बीज डालता है। बुआई का मतलब उसमें बीज डालता है। उनके बाद में उसको खाद और उर्वरक देता है। खाद क्या होता है कि मान लो खाद तो हमारे जीव जंतु से प्राप्त होती है, और उर्वरक क्या होता है कि वो उर्वरक होती है वो मान लो फैक्ट्रियों के अंदर बनाई जाती है।
तो आपने देखा होगा हमारे यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, ये उर्वरक होती हैं जो किसान उनके बाद में उनको लगता है कि थोड़ी अच्छी फसल प्राप्त करूं तो उनके लिए उर्वरक डालते हैं। अब सिंचाई समय समय के अनुसार फसलों को पानी देता है, वो सिंचाई के अंतर्गत है। हमारे क्षेत्रों के अनुसार, क्षेत्रीय व्यवस्था के अनुसार अलग अलग प्रकार की सिंचाई होती है कि कई तो तालाबों से करते हैं, कई नहरों से करते हैं, कई कुओं से करते हैं, कई नलकूप से करते हैं। इस प्रकार जो हमारे क्षेत्र में जैसे नहरों से होती है, तो ये इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये सभी को पता होना चाहिए। राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। आगे है खरपतवार से सुरक्षा करते हैं। खरपतवार का मतलब है, आपने देखा होगा कि हमारी आम भाषा में निदान बोला जाता है, निदान। खरपतवार क्या होते हैं? अनावश्यक पौधे उगते हैं। तो या तो किसान क्या करता है, उसमें दवाई छिड़क देता है, और या उनको वो अपने औजारों से निकाल लेता है, पौधों को काट देता है। तो वो खरपतवार से सुरक्षा होती है। उनके बाद में फसल का कटाई करता है किसान। फसल जब एकदम बीज पक जाते हैं तब उनकी कटाई करता है। उनके बाद में उनको एक अच्छे स्थान पे भंडारण कर देता है। यदि भंडारण नहीं होता है तो वो बेचने के लिए, यदि कोई फसल होती है तो बिक्री कर देता है, और घर में उपयोगी जैसे खाद्य है तो उसमें घर में रख लेता है। तो अब आगे हम इस फसल के चक्र का पूरा अध्ययन करेंगे। यानी पहली प्रक्रिया होती है जो फसल पद्धति की, तो वो पहली होती है मिट्टी तैयार करना। हम बात करेंगे मिट्टी तैयार किस किस प्रकार करते हैं और किसान किस प्रकार मिट्टी तैयार करता है। मिट्टी तैयार का मतलब है मिट्टी को पोला करना। प्रथम चरण होता है जिसमें पोला करना कृषि के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। यदि मिट्टी पोला नहीं होती है तो जब उनको सिंचाई करवाई जाती है या वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो पानी वो उनकी जो केशिका बनी होती है उनके द्वारा धरती में चला जाता है और ऊपरी परत पे ज़्यादा समय रुकता नहीं। शरीर के आपको पता होगा कि भूमि पर कितनी भी वर्षा होती है तो कई बार आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह पे पानी इकट्ठा होता है, वर्षा होती है तब तो पानी इकट्ठा होता है, और थोड़े समय बाद में देखते हैं तो वो पानी सूख जाता है। इनका मतलब क्या है कि वो धरती के अंदर चला गया, थोड़ा तो वाष्प बन के उड़ गया, थोड़ा धरती के अंदर चला गया। धरती के अंदर जाने का मतलब है थोड़े समय, लंबे समय तक धरती को हिलाते नहीं हैं तो उनके केशिका बन जाती है, नलियाँ बन जाती है, वो धरती में सीधा ही प्रवेश कर जाता है पानी। तो उस प्रकार ही यदि किसान उनको पोला कर देता है तो पानी ऊपर रुक जाता है, और जैसे ही वो फसल बोता है तो उनकी जड़ें भी गहराई में जाती है, और हमारी मिट्टी की वो मैंने अभी बताया कि ह्यूमन्स भी नीचे दब जाते हैं और श्वसन क्रिया में सरलता रहती हैं। अब मिट्टी पोली होती है तो उनकी गहरी जड़ें भी होती है, सरलता से श्वसन कर सकती हैं, और सरलता से श्वसन करती है तो आपको पता है कि पौधे अच्छे होते हैं। अब उनके बाद में आपने देखा होगा कि कई सूक्ष्म जीव भी होते हैं जैसे कि केंचुआ है, और सूक्ष्म जीव वृद्धि की सहायता करते हैं। किसान का मित्र कहा जाता है, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि देखो केंचुआ क्या करता है कि वो ज़मीन को पोला करता है और वो खाद बनाता है। वर्मी कंपोस्ट नाम सुना है? वर्मी कंपोस्ट हमने कक्षा 7 में लगभग इनका सुना होगा कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। केंचुओं के द्वारा बनाई गई खाद को क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। तो वो किसान का मित्र है क्योंकि वो खाद उत्पन्न करता है। ये, और उनको हम मिट्टी को पोला करने का, एक तो हम मान ले कि पलट कर एक जगह से दूसरे स्थान, जैसे तवी है, वो पाटा है, उससे कर देते हैं, या पलाऊ लगा देते हैं, तोता लगा देते हैं। ये चीज़ें उनको पोला करने के लिए चलती रहती हैं प्रक्रिया किसान के खेत में। आप देखो पिछली कक्षा में हमने एक पढ़ा था कि मिट्टी, खनिज, जल, वायु, ये सब कुछ सजीव होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, और मिट्टी के अंदर भी आपने देखा होगा हवा भी रहती है, और मिट्टी के अंदर रहता है तो उपयुक्त वे पौधे को पोषण व उचित प्रकार से पौधे को खाद उत्पन्न उपलब्ध करवाते रहते हैं। अब देखो ऊपरी परत जो मिट्टी की होती है कुछ सेंटीमीटर
पौधे को वृद्धि करने में सहायक होती हैं और इसे उलटने पलटने व पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे को पोषक पदार्थ का उपयोग किया कर सकते हैं। पौधे अब पोषक पदार्थ जब उलट पलट करते हैं पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जिससे पौधा अपना उनको जल्दी भी ग्रहण कर लेता है और अच्छी किस्म के पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब उनके बाद में उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जुताई कहा जाता है। उलटने पलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? जुताई कहा जाता है। किसान के खेत में आपने देखा होगा, सुना होगा कि हाँ खेत की जुताई कर रहा है, तो इनका मतलब वो ज़मीन को क्या कर रहा है? पोला कर रहा है या हल चला रहा है या उसमें अनेक प्रकार के यंत्र चला रहा है। ये हल चला कर करते हैं। हल लकड़ी व लोहे के बने होते हैं और मिट्टी अत्यंत सूखी हैं, तो जुताई से पहले पानी देने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि वो हल ज़मीन के अंदर धंसते नहीं हैं। और जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो सकते हैं और उनको मिटाने के लिए हम क्या चलाते हैं? पाटा भी चला सकते हैं, उनको तोड़ने में सहायता करते हैं। अब आगे बात करें, बुआई व सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है, क्योंकि सिंचाई हम नहरों से यदि सिंचाई करते हैं तो ज़मीन को समतल करना आवश्यक है। और बुआई यदि हम करना चाहते हैं तो बीज यदि समतल नहीं करेंगे तो बीज क्या होगा कि ऊपर रह जाएगा और वो हमारे जीव जंतु उनको खा जाएंगे, तो अच्छी प्रकार से उगेगा नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं? खेत को समतल करके उसके अंदर बुआई करते हैं। और जब जुताई से पहले खाद दी जाती है तो जुताई के समय खाद भली भांति मिट्टी में मिल जानी चाहिए। कभी कभी जुताई के खाद दी जाती है तो वो इसके अंदर मिल जानी चाहिए। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है, क्योंकि यदि हम अनाज बो रहे हैं तो उनसे खेत में थोड़ा पानी दे दें तो वो खेत अच्छी प्रकार से बुआई भी होगा और वो बीज भी जल्दी उग जाएगा। आगे है कृषि औजार। हम बात करेंगे कृषि औजारों की। हम कृषि औजार की बात करेंगे, कौन कौन सा कृषि औजार हम उपयोग लेते हैं बुआई के लिए। तो आपको पता होगा कि बुआई अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले हमें मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है और अनेक प्रकार के औजारों का उपयोग किया जाता है, जैसे हल का, कुदाली का और कल्टीवेटर का। देखो पुराने समय में तो हल ही चलाते थे, जानवरों के पीछे चलाते थे, मनुष्य के पीछे चलाते थे। और नए ज़माने में अब कल्टीवेटर आ गया है तो उनका थोड़ा काम आसान कर दिया है। तो हम आम सभी ने देखा होगा। देखो हल जानवरों के पीछे ये जोत है, पीछे दे रखी है फाल है। ये जोत देखो, ये बड़ी सी सीधी लाइन है जो बैलों के कंधों पे लगती थी। फाल है तो इनके हल और इसके बीच का जो फाल सा होता है फाल कहा जाता था। और उनके बाद में करें तो हल आगे पीछे दिया हुआ है कि सेप्ट, हल सेप्ट है जो ये आगे लकड़ी की बनी होती थी और आगे थोड़े लोहे का अंश होता था या अनेक धातु का अंश होता था, जो ज़मीन को आसानी से खोद सके उनके लिए उनको आगे वाले हिस्से को किसी धातु से बनाया जाता था। हल की बात करें तो ये प्राचीन काल से उपयोग होने वाले उपयोग जुताई के लिए, खाद उर्वरक मिलाने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता था। ये एक लकड़ी का औजार बना होता है जिसे जानवरों से खींचा जाता है। आपने अब फाल के बारे में, इनके बारे में सुन लिया होगा कि हाँ ये कहाँ कहाँ लगाई जाती है। आगे हम कुदाली की बात करें तो ये एक सरल औजार है, आम घर में मिलता है, क्योंकि ये खरपतवार व मिट्टी को पोला करने के लिए उपयोग करते हैं। जो कुदाली होती है जिसके एक आगे का हिस्सा होता है जो धातु का बना होता है और जो हमारे पकड़ने का हिस्सा होता है वो लकड़ी का बना होता है, और धातु के हिस्से थोड़ा वो होता है कि कठोर होता है तो वो ज़मीन को आसानी से खोद देता है। ये कुदाली की देख लो कि कुदाली क्या होती है। तो ऊपर की पकड़ होती है, उनके बाद में हैंडल होता है इनका, आगे जोत है
और मुड़ी हुई छड़ होती है। हम बात करें तो हमारी भाषा में इनको जो रूनी बनाने के लिए, मेड़ बनाने के लिए उपयोग करते होंगे। तो ये कुदाली वही है। आगे देखो कल्टीवेटर, जो मैंने बताया कि ट्रैक्टरों के द्वारा संचालित होता है कल्टीवेटर, और श्रम और समय की ये कल्टीवेटर बचत करता है। श्रम और समय की बचत कौन करता है? कल्टीवेटर करता है। आगे बात करें बुआई की। अब फसल की बुआई सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। बुआई को यदि हम आसानी से नहीं करते हैं तो ये अच्छी बुआई करने के लिए, सबसे अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए हमें अच्छी बुआई करना आवश्यक है। इसमें हमें महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि फसल को बोने के लिए पहले तो स्वस्थ बीजों को चयन करना चाहिए। किस बीजों का चयन करना चाहिए? स्वस्थ बीजों का। उनके बाद में जो बीज की किसान को एक प्राथमिकता देती हैं कि किस प्रकार के बीज बोएं। आज के ज़माने में आपने घरों पे सुना होगा कि हाइब्रिड बीज का यूज करते हैं। हाइब्रिड का मतलब है उसमें 2 या 2 से अधिक बीजों का गुण पाया जाता है। और स्वस्थ बीजों का मतलब है कि बीज बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का जीव जंतु के द्वारा नष्ट किया हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें गुण वगैरह वह या आधे पके हुए नहीं होने चाहिए। क्योंकि यदि इस प्रकार के हम बीज बोएंगे तो उनके लिए हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगे देखो, हम स्वस्थ बीजों को छांटने के लिए एक क्रियाकलाप कर सकते हैं कि एक बीकर में पानी लेकर आधा भरिए और उसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालें, भली प्रकार सिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। तो हम उसमें देखते हैं कि कुछ बीज ऊपर तैरने लगते हैं, कुछ बीज क्या करते हैं? ऊपर तैरते हैं, और जो पानी में बैठ जाते हैं वो तो बीज स्वस्थ हैं, और जो हल्के बीज होते हैं वो मान लो क्षतिग्रस्त बीज क्या होते हैं? खोखले होते हैं, जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। हल्के बीज का मतलब है कि वो क्या होते हैं? खोखले होते हैं और पानी के ऊपर तैर जाते हैं। तो इस प्रकार हम बीजों का छांट सकते हैं कि पानी में थोड़े बीज डाल दो पहले, और जिससे वो थोते थोते जो हल्के बीज होंगे या खोखले बीज होंगे या नष्ट किए हुए बीज होंगे तो वो ऊपर आ जाएंगे और हमारे अच्छे अच्छे बीज पानी में बैठ जाएंगे। इस प्रकार हम उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे परंपरागत औजार की। परंपरागत औजार कौन कौन से हैं उनकी बात करें। बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार हैं। देखो, पहले हम परंपरागत बात करें तो जानवरों के पीछे चलने वाला ही औजार हल उपयोग लेते थे। उसमें जानवरों के ऊपर जिस प्रकार वो हल था, उसमें एक हल के पीछे छोटी सी डंडी लगा के, पाइप लगा के उसके ऊपर कीमा बना देते थे और उसमें थोड़े बीज डालते रहते थे जो अंदर हल के अंदर ही गिरते थे। जो बीज ज़मीन के अंदर दब जाते थे और वो वहाँ स्थापित कर देते थे। तो आप देख रहे हो चित्र में कि हम एक बेल को, वो उस प्रकार हल है जो आम घरों में यूज होता होगा। बीज बोने का ये परंपरागत तरीका है। अब नया तरीका आपको दिख रहा है कि ये सीड ड्रिल है, जो ट्रैक्टर के पीछे या वाहनों के पीछे चलाई जाती हैं। आजकल की बुआई ट्रैक्टर के द्वारा जो सीड ड्रिल से की जाती हैं, तो ये उपयोग होती हैं सीड ड्रिल, जो इनको संचालित करने के लिए, बीजों को गहराई में बोने के लिए। यदि हम गहराई में नहीं बोएंगे तो ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु उनको खा जाएंगे और हमारी फसल अच्छी प्रकार से नहीं होगी। इसलिए वो सुनिश्चित करता है कि कितनी गहराई के बाद में कितना मिट्टी से ढका होना चाहिए, जिससे पक्षी और बीजों को ना खाए, उसको रोका जा सकता है। सीड ड्रिल की बुआई करने में श्रम और समय की दोनों की बचत होती है। तो आपको पता होगा कि जो हमारी सीड ड्रिल होती है थोड़े समय में जल्दी जल्दी खेत को बो देती है और इसमें समय और श्रम दोनों की बचत होती है। अब देखो, जो पहली और बुजुर्ग है उनके दिमाग में एक प्रश्न आया कि हमारे विद्यालय के समीप एक पौधाशाला है या नर्सरी है, आपने देखा होगा। तो मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे जाते हैं। और इस प्रकार क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि वो पौधे होते हैं ना, तो वो एक औषधि या इस प्रकार के पौधे होते हैं, वो फसल नहीं होती, वो पौधे होते हैं। उनके लिए वो पहले तो उनको बीज
को उगाया जाता है, उनके बाद में दूसरी जगह स्थापित किया जाता है। थोड़े समय पे उनको विशेष खाद दी जाती है, उनकी मिट्टी का उसमें ऐसी मिट्टी अनुकूल मिट्टी डाली जाती है जिसमें वो जल्दी उग जाए, अच्छी प्रकार से उग जाए, और उनको खाद और वो इस प्रकार का पानी दिया जाता है थोड़ा थोड़ा, जिसमें अच्छी प्रकार से हो जाए। जैसे फूलों के पौधे भी उस प्रकार ही उगाए जाते हैं। अब देखो, पौधों को घने रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि पास पास में बो देंगे तो उनको पानी का, खाद का संकट आ जाएगा और पौधे अच्छी प्रकार के किस्म के बीज नहीं दे पाएंगे। इसके लिए पौधों को उचित दूरी के अनुसार भी बोया जाता है, ये भी किसान को ध्यान रखा जाता है। अब देखो, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, क्योंकि पौधे ज़मीन पे उगे रहते हैं, तो पौधे अपना भोजन ज़मीन के द्वारा जल लाते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, हमने पहले बात कर ली थी, उनके द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। तो वो पहले खनिज लवण हैं, धरती में खाद्य पदार्थ हैं, उनको ज़मीन से लाते हैं जड़ों के द्वारा और तने के द्वारा पत्तियों में चली जाती है, उनके बाद में वो भोजन दे देते हैं, पौधा पोषण प्राप्त कर देता है, किसान उनको समय समय पर फसल को पोषण प्राप्त कर देता है। अब देखो, रेगुलर समय में जब फसल बोते हैं, एक ही स्थान पे लंबे समय तक फसल बोते हैं, तो वो फसल में थोड़ा क्या होता है कि उनमें उर्वरक क्षमता की कमी आ जाती है। इसलिए खेत को थोड़े समय के लिए क्या करते हैं किसान, खाली छोड़ देते हैं, जिससे क्या कहते हैं, खाली छोड़ने से थोड़े समय बाद में वो मिट्टी की थोड़ी क्षमता आ जाती है, उर्वरक क्षमता आ जाती है। तो इस प्रकार यदि लगातार कोई फसल को बोया जाता है तो कुछ समय के बाद में मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और इस प्रकार क्षति को पूर्ति करने के लिए किसान खेत में क्या डालते हैं, खाद देना या खाद डालते हैं। और अपर्याप्त यदि खाद कम हो जाती है तो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है। आपने देखा होगा जो हमारे खाद होती है वो कार्बनिक या जैविक कैसे है कि वो जीव जंतु के द्वारा प्राप्त होती है, तो वो खाद्य पदार्थ जो हमारी खाद है जैविक है। अब दूसरा चीज़ आपने देखा होगा कि उर्वरक की बात करें तो उर्वरक क्या होता है कि वो फैक्ट्री में बनी होती हैं, जैविक नहीं होती। तो हमें ज़्यादा होना चाहिए कि जैविक खाद डालें। अब देखो, जैविक खाद होती हैं, अब उनके बाद में करें कि किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट एक गड्ढे में डालते हैं, थोड़े समय डालते हैं तथा उस अपघटन होने के लिए खुला छोड़ देते हैं। और अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है और अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग करते हैं, अपघटित पदार्थ को खाद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। और देखो, कक्षा 6 में हमने वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ाई होगा, मैंने बताया था कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। तो देखो, इन अपशिष्ट को इकट्ठा करके उसमें केंचुआ डाल देते हैं, केंचुआ थोड़े समय के बाद में उसको क्या कर देता है कि उसको खाद में परिवर्तन कर देता है। यह केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में हम पढ़ चुके हैं। केंचुआ किसान का मित्र भी कहा जाता है, जो केंचुआ होता है वो किसान का मित्र भी कहा जाता है। अब देखो, ये आगे क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि 3 अलग अलग गिलासों में पानी लेके और 3 अलग अलग पौधे लगाए, एक में खाद डाला, एक में नहीं डाला, एक बिल्कुल थोड़ा डाला। तो इस प्रकार उन्होंने नोट किया कि तीनों पौधे भी अलग अलग होते हैं। दिख रहे हैं ना आपको पौधे, कि ए में थोड़ी खाद डाला, जो हमारी खाद डाला, दूसरे में उर्वरक डाला और तीसरे में कुछ नहीं डाला। तो तीनों में अलग अलग देखे, उर्वरक वाला थोड़ा अच्छा हो रहा है, खाद वाला थोड़ा कम हो रहा है। पौधों की वृद्धि को अपनाने का प्रयास किया गया। तीनों गिलासों में पौधे की वृद्धि की गति एक समान है। इस प्रकार पौधे में वृद्धि हमने देखा एक समान नहीं है। अब उर्वरक क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है जो विशेष पोषक तत्व है समृद्धित होता है। आपने देखा होगा कि उर्वरक होता है विशेष रसायन होते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि सब रसायन होते हैं, सब
पदार्थ होते हैं। उर्वरक का उदाहरण देखते हो, इसका उत्पादन आपको पता है फैक्ट्रियों में होता है। इसमें यूरिया होती है, अमोनिया होती है, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, जो फास्फोरेट व नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम होते हैं ये चीज़ें। इनका उपयोग किसान गेहूं, धान व मक्का जैसी फसलों अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उर्वरक का अधिक उपयोग करते हैं। और ज़्यादा इनका उपयोग करने से क्या होता है, इनका मिट्टी में उर्वरक क्षमता की कमी आती है। इनका यदि बहुत ज़्यादा अति उपयोग करें और उनके बाद में हम बात करें कि ये जल प्रदूषण का स्रोत भी, आपने सुना होगा पंजाब की तरफ तो माना जाता है कि वहाँ इतना प्रदूषित हो चुका है खाद और उर्वरक, इस उर्वरक के कारण कि वहाँ कैंसर की समस्या ज़्यादा रहती। और बोला भी जाता है कि ज़्यादा खाद से ये गेहूँ की फसल है उनको भी गेहूँ खराब आ रहे हैं। तो इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। मिट्टी की उर्वरक क्षमता हमें बढ़ानी है, बनाए रखने के लिए हमें मिट्टी में किसका उपयोग करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। हमारे क्षेत्रों में जिस प्रकार जैविक खाद का उपयोग करते हैं कि जो गोबर होता है गायों का, उनका उपयोग जैविक खाद के रूप में या वर्मी कंपोस्ट के रूप में कर सकते हो आप अपने क्षेत्रीय रूप में। खाद का उपयोग मिट्टी का गठन व जल का अवशोषण क्षमता वृद्धि करती है। देखो, खाद का एक लाभ भी है कि मिट्टी को गठन और जल का अवशोषण क्षमता में वृद्धि करती है, मिट्टी को पोला रखती है, जकड़न नहीं आने देती है। इस प्रकार खाद के लाभ भी हैं। और दूसरे किस्म, अब दूसरा ये होना चाहिए कि फसल चक्रण चलना रहना चाहिए। मिट्टी की क्षमता यदि बनाए रखनी है तो एक फसल परिवर्तन करते रहना चाहिए कि एक फसल इस काल में एक फसल ये बोई और अगले काल में ये फसल बोई। तो इस प्रकार ये उनका चक्कर चलता रहना चाहिए। फसल यदि चक्कर चलता रहता है तो वो इनकी क्षमता बनी रहती। एक फसल में किसान ने फलीदार चारा बोया और एक फसल में गेहूँ बोई, तो ये मिट्टी में जो फलीदार फसल होते हैं, आपने पढ़ा है कि फलीदार फसल होती है, उनकी जो फलीदार फसल के जो होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है कि उनके पौधे में नाइट्रोजन क्षमता बनाए रखता है। और पिछली कक्षा में हम पढ़ भी चुके हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है। पौधे की जड़ों के पास में छोटी छोटी गांठ पाई जाती हैं, सामने पढ़ा था, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बनाए रखता है। अब आगे हम पढ़ेंगे खाद और उर्वरक में अंतर। खाद और उर्वरक में अंतर क्या होता है। देखो, हम खाद और उर्वरक में अंतर की बात करें तो पहला अंतर होता है कि उर्वरक क्या होती है, मानव निर्मित होती है। उर्वरक कैसी होती है, मानव निर्मित लवण होता है। और खाद है जो एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। तो आप ये मानव निर्मित हो गया। आपको कभी भी पूछा जाए कि फैक्ट्री में पहला बनने वाला उत्पादक कौन सा था, तो आप बता देना यूरिया था। यूरिया है वो फैक्ट्री में पहले बनने वाला जो पदार्थ था। उनके बाद में उर्वरक, ये फैक्ट्रियों में होती है। खाद वे खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक में से मिट्टी की ह्यूमस प्राप्त नहीं होते हैं और खाद मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त होते हैं। ह्यूमस क्या होता है, मैंने अभी बताया कि मिट्टी में जो भाग होता है ये खाद्य होते हैं, मिट्टी को अच्छा क्षमता बनाए रखते हैं, मिट्टी की ऊपरी परत होती हैं। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता से में होते हैं और खाद पादप पोषक की तुलना में थोड़े कम होते हैं। इस प्रकार हमने इनका अंतर पढ़ा था। खाद के लाभ क्या है, तो हम खाद के लाभ है कि जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। लाभ क्या क्या हैं, तो हम बात करें कि पहला लाभ है कि मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। दूसरा लाभ है मिट्टी को भरपूरी व सांद्रण हो जाती हैं, इसमें गैस विलीन में सरलता होती है।
और जिसमें मित्र जीवाणु की संख्या वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु को मतलब केंचुए की। और इस प्रकार हम जैविक खाद मिट्टी का गठन में सुधार करते हैं। आज का इतना ही काफ़ी रहेगा। हम कल आगे वाले टॉपिक की बात करेंगे। आगे है हमारी फसल चक्र में ही सिंचाई की बात करेंगे। सिंचाई किस किस प्रकार, किस किस पद्धति के द्वारा और किस किस स्तरों के द्वारा, और सिंचाई किसे कहते हैं, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तभी तक राम राम।